हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। बायोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, मुझसे कमेंट करके बिला झिझक पूछ लीजिए। कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। हमने इससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें मेल में स्पर्म और फीमेल में एग कैसे बनता है, यानी गैमीटोजेनेसिस कैसे होती है। गैमीटोजेनेसिस में जेनेसिस का मतलब ही होता है प्रोडक्शन, गैमीट का मतलब गैमीट। मेल में बनेंगे स्पर्म और फीमेल में बनेंगे एग। ये बनते कैसे हैं, इनका प्रोसेस कब शुरू होता है और ये कैसे बनते हैं, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर भी कुछ सेल होते हैं अंदर की साइड, और बाहर भी कुछ सेल होते हैं। अंदर हमने वहां दो सेल देखा था, एक सर्टोली सेल और एक जर्म सेल। ये जो जर्म सेल होते हैं जिनको हम लोग इमेच्योर जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, इसी स्पर्मेटोगोनिया से हमारा स्पर्म बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, इसका पूरा प्रोसेस हम देखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन से माइटोसिस कर करके अपना नंबर बढ़ाता है, डिफरेंशिएशन कर करके वो बदल जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। हमारी जो स्पर्मेटोगोनिया होती है उसका क्रोमोसोम नंबर होता है 46। माइटोसिस होने की वजह से कोई भी क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, क्रोमोसोम में कोई भी चेंज नहीं होता है, इसलिए माइटोसिस होने के बाद नंबर बढ़ता है और ये बन जाता है डिफरेंशिएशन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है उसका भी क्रोमोसोम नंबर होता है 46 यानी 2n 23 पेयर्स। इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो जिससे ये बदल जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस होती है तो आपको पहले से पता है कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं जस्ट हाफ। यहां पर 2n था, मियोसिस होने की वजह से n हो गया। उसके बाद इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होती है सेकेंड मियोसिस डिवीजन। मियोसिस जो सेकेंड होती है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, क्रोमोसोम में कोई भी तब्दीली नहीं होती। यहाँ 2 बनते हैं, यहाँ 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगे। अगर यहाँ 2 बनते हैं तो जब 2 बार मियोसिस डिवीजन होती है तो 4 सेल बनते हैं, ये तो आपको पहले से पता है। इस स्पर्मेटिड में जिसका क्रोमोसोम नंबर n ही होता है, जिसका क्रोमोसोम n होता है, क्रोमोसोम नंबर प्लॉइडी n होती है, स्पर्म की भी प्लॉइडी n होती है। ये जो स्पर्मेटिड हमारा बना है इसमें होता है डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन से ये यहाँ पर होता है डिफरेंशिएशन होता है जिससे हमारा बनता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जबकि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर हम बोलते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस। 2018 में यही क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2018 में कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। अभी आगे हम देखेंगे उसको कि तीनों की डिफरेंशिएट करिए, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस। जो ये स्पर्मेटोजोआ बना है ये हमारा स्पर्म बन चुका है, बस इसमें क्या होना है, इसका ग्रोथ। ये जब स्पर्मियोजेनेसिस हमारी हो जाती है तो जो ये स्पर्मेटोजोआ है या स्पर्म है ये चले जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। जो दूसरा सेल होता है सर्टोली सेल, मैंने बताया था कि ये स्पर्मेटोगोनिया भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही पाए जाते हैं, सर्टोली सेल भी वहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये चले जाते हैं सर्टोली सेल के पास और वहाँ से लेते हैं अपना नरिशमेंट वो स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से लेते हैं। सर्टोली सेल से नरिशमेंट लेने के बाद जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन हम लोग किसको कहते हैं, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हमारा स्पर्म बाहर आता है तो हम उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो हमारे पास
तीन टर्म हो गई, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस, जबकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर आना इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? दरअसल जब एक मेल चाइल्ड जो है, मेल चाइल्ड जो होता है, जब वो अपनी प्यूबर्टी की एज पे पहुंचता है, जब वो अपनी एडोलिसेंस की एज पे पहुंचता है, तब उसके अंदर GnRH हार्मोन का लेवल बढ़ता है। GnRH हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जब एक बच्चा मेल जो होता है वो जब 14-15 साल की उम्र को पहुंचता है, 13-14 साल, तो उसके अंदर GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है, क्लास 11 से रिकॉल करिए, इसका लेवल GnRH का लेवल उसकी बॉडी के अंदर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब GnRH का लेवल बढ़ता है, GnRH का लेवल इंक्रीज करता है, तो ये एक्ट करता है, ये आपको पता है इसका काम सिर्फ होता है या तो हार्मोन का बनाना या तो उसको रोकना। ये क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है कि वो दो हार्मोन बनाए। एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी दो हार्मोन बनाती है, एक होता है LH और एक होता है FSH। एक होता है LH, एक होता है FSH। LH क्या करता है? LH करता है काम लिडिक सेल पर, ये एक्ट करता है। आप पीछे देख चुके हैं कि लिडिक सेल का काम क्या था? एंड्रोजन का फॉर्मेशन कराना। तो ये एक्ट करता है L फॉर LH, ये एक्ट करता है लिडिक सेल पर। लिडिक सेल पर ये एक्ट करता है, लिडिक सेल पर ये एक्ट करता है और उससे एंड्रोजन हार्मोन बनवाता है। इसी एंड्रोजन से हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है, गैमेटोजेनेसिस शुरू होती है। और FSH सर्टोली सेल पे काम करता है और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट बनाता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। FSH एक्ट करता है हमारा सर्टोली सेल पर। ये याद रखिएगा, हम लोग मेल का पढ़ रहे हैं, भूलिएगा मत इसको। मेल में FSH काम करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल पर काम करता है और वहां से ऐसे कंपोनेंट निकलवाता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हमारा स्पर्म बना, यानी जब GnRH लेवल बढ़ता है तो ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन निकालता है, LH जो लिडिक सेल पे एक्ट करता है, उससे बनवाता है एंड्रोजन। इसी एंड्रोजन से स्पर्मेटोजेनेसिस का काम शुरू होता है। जबकि FSH जो हार्मोन होता है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल पर। सर्टोली सेल से ऐसे फैक्टर बनवाता है जो हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। यानी इसी के बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म बनने का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, स्पर्म बनने का काम शुरू हो जाता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पर्म को। स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसका स्ट्रक्चर आपसे बोर्ड एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है, उसकी लेबलिंग वगैरह उसको बनाना पड़ता है। आप अपनी रफ कॉपी पर जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लें। स्पर्म के पास क्या क्या चीजें होती है? स्पर्म बना हुआ होता है तीन चीजों से, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल से। हेड होता है, नेक होती है, मिडिल पीस और टेल होती है। हेड जो होता है, हेड वाला जो पोर्शन होता है, उसके आगे की साइड, एंटीरियर साइड एक छोटा सा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम के पास ये जो एक्रोसोम होता है, इसके अंदर भरे हुए होते हैं एंजाइम जो हेल्प करते हैं एग के फर्टिलाइजेशन में। एग को फर्टिलाइजेशन करने में जो एक्रोसोम के अंदर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है, एक्रोसोम के अंदर जो स्पर्म एंजाइम भरे हुए हैं वो हेल्प करेंगे एग के फर्टिलाइजेशन में। और इस स्पर्म की पूरी बॉडी पर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस एक्रोसोम के बाद इसका जो ये अंदर वाला हेड वाला पोर्शन, हेड के अंदर पाया जाता है, हेड के अंदर पाया जाता है एक न्यूक्लियस। आप खुद ही सोच लीजिए कि जब स्पर्म हमारा बना तो वो हैप्लॉइड था, यानी उसमें क्रोमोसोम नंबर सिर्फ 23 था।
23 पेयर नहीं, 23 था, यानी n था। इसके पास एक न्यूक्लियस होता है, यही न्यूक्लियस एग से फ्यूज करता है, बाकी सारी चीजें काम की नहीं है, बाकी सारी चीजें अंदर काम की नहीं, बाहर तो भी बहुत काम है इसका। एक पार्ट होता है मिडिल पीस, मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो प्रोड्यूस करता है। आपको पता ही है माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है एनर्जी का प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी खूब प्रोड्यूस करता है ताकि ये स्पर्म की मोटिलिटी को ताकत दे, स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करे। स्पर्म की मोटिलिटी के लिए ताकत चाहिए, वो देता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो टेल होती है, टेल हेल्प करती है मोटिलिटी में। टेल हमारी जो होती है ये मोटिलिटी में, स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करती है। बगैर मोटिलिटी के, बगैर मोबिलिटी के स्पर्म कभी भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा इन नेचुरल कंडीशन। इसके बाद क्या होगा कि जो ये इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस, ये टेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर पूरी पाई जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं हेड वाला पोर्शन। हेड वाले पोर्शन में आगे की तरफ एक्रोसोम होता है, हेड के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है हैप्लॉइड, और ये नेक वाला पोर्शन है। जब एक मेल एक बार स्पर्म इजैकुलेट करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म, जिसको आपने 3 इडियट में ज़रूर सुना होगा कि दुनिया में जब हम आते हैं, आने की शुरुआत ही कंपटीशन से होती है, तो कंपटीशन के लिए आप हर वक्त तैयार रहिए। 200 से 300 मिलियन स्पर्म में सिर्फ एक स्पर्म जीतेगा, एक स्पर्म ही काम का होगा और वही एग को फर्टिलाइज करेगा। बाकी सारे स्पर्म किसी काम के नहीं है, लेकिन बाकी सबकी मौजूदगी जरूरी है उस एक स्पर्म के काम को कामयाब बनाने के लिए। जैसे सभी स्टूडेंट 16 लाख 15 लाख नीट में बैठते हैं, लेकिन उसमें से सबको नहीं मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज की सीट नहीं मिलती, सिर्फ कुछ ही को मिलती है। लेकिन उन सब के बैठने से क्या होता है, लड़कों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। वैसे 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं जो कंपटीशन करते हैं, सिर्फ एक उसमें एग को फर्टिलाइज करता है, बाकी स्पर्म बेकाम के हो जाते हैं। 200 से 300 जो मिलियन स्पर्म निकलते हैं, 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म निकलते हैं, उसमें से मिलियन स्पर्म जो निकलते हैं उसमें 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। इसका शेप और साइज, नॉर्मल शेप और साइज 60% का, 200 से 300 मिलियन का 60% आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये होने चाहिए नॉर्मल शेप और साइज के। जबकि इसमें से 40% विगरस मूवमेंट शो करते हो, विगरस मोबिलिटी शो करते हो 40%। यही अगर ये कंडीशन नहीं पाई जाए तो फर्टिलाइजेशन का होना मुमकिन सा नहीं होता, फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। उसके बाद क्या होता है, स्पर्म जब हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है तो वो बहुत सारे डक्ट से होकर गुजरता है, जैसे एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया। इन सब डक्ट में सेमाइनल प्लाज्मा, इन सब डक्ट से, इन सब ग्लैंड्स, जो ग्लैंड होती हैं, जो डक्ट होती है, उनसे कुछ सिक्रीशन निकलता रहता है। उन सब सिक्रीशन, वो सब सिक्रीशन क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी में, उसके मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। ये जो प्लाज्मा होते, सेमाइनल प्लाज्मा होते हैं, और उसके साथ जब स्पर्म मिलता है तो फॉर्मेशन होता है सीमेन का। और इन सब पूरे प्रोसेस में एंड्रोजन गवर्न करता है, और इन पूरे प्रोसेस में एंड्रोजन हेल्प करता है, पूरे प्रोसेस को एंड्रोजन गवर्न करता है, एंड्रोजन हार्मोन हेल्प करता है, टेस्टिकुलर हार्मोन हेल्प करता है। हमने स्पर्म को डिस्कस किया, उससे पहले स्पर्म बनने के प्रोसेस को डिस्कस किया। स्पर्म बनने का काम शुरू होता है कैसे, स्पर्मेटोगोनिया जब अपना नंबर बढ़ाता है माइटोसिस डिवीजन कर करके, और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोगोनिया जब डिवीजन करता है, डिफरेंशिएशन करता है, तो बनता है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया दोनों का क्रोमोसोम नंबर होता है 2n यानी 46। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, जिससे बनता है हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्रोमोसोम नंबर होता है 23। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से एक बार सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है, जिससे बनता है स्पर्मेटोजोआ, जिसका क्रोमोसोम नंबर भी होता है n। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजोआ का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, जबकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर आना स्पर्मिएशन कहलाता है। ये क्वेश्चन आपसे 2018 में नीट में पूछा गया था।
जब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब स्पर्म बन जाते हैं तो क्या करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद सर्टोली सेल से वो अपनी नरिशमेंट लेते हैं। स्पर्म बनने का काम शुरू होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इन मेल। जब GnRH का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है, तो ये GnRH काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, दो हार्मोन निकालता है LH और FSH। LH काम करता है लिडिक सेल पर जो एंड्रोजन का फॉर्मेशन कराता है, एंड्रोजन ही से स्पर्मेटोजेनेसिस का काम शुरू होता है। सर्टोली सेल पर FSH काम करता है जो इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करता है और बहुत सारे कंपोनेंट बनाता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। उसके बाद स्पर्म को डिस्कस किया। स्पर्म माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसका स्ट्रक्चर आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक हेड, एक नेक, 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक और मिडिल पीस और टेल वाला पार्ट होता है। हेड के आगे होता है एंटीरियर पार्ट पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में एंजाइम भरे हुए होते हैं जो हेल्प करते हैं इस एग के फर्टिलाइजेशन में। इस पूरी स्पर्म की बॉडी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। हेड के अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। एग के न्यूक्लियस से जब ये फ्यूज होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट हमारा बनेगा। नेक मिडिल पेज में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। टेल भी स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है। जब इजैकुलेट मेल स्पर्म इजैकुलेट करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स या क्वाइटस तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, जिसमें से 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, 40% विगरस मूवमेंट शो करने चाहिए नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए। स्पर्म जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है तो उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स का, डक्ट का सिक्रीशन मिलता है जो बनाता है प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा से जब स्पर्म मिलता है तो हम उसको बोलते हैं सीमेन। और इन सब प्रोसेस में हेल्प करता है टेस्टिकुलर हार्मोन यानी एंड्रोजन। ठीक है, आपको कोई भी इसमें डाउट हो आज के लेक्चर में या इससे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, आपके बोर्ड का कोई क्वेश्चन हो, अब बोर्ड का एग्जाम भी करीब आ रहा है, मेहनत से पढ़िए, खूब दिल लगा के, कोई क्वेश्चन रहे, कोई डाउट रहे, आप पूछिए बिला झिझक। ठीक है, थैंक यू।